नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु में। और याद होगा फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अब याद आ गया, साइंस की क्लास है आपकी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोगों ने क्लियर किया था और कहा था कि इस चैप्टर को, इस लेक्चर को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि सर ये लाइट है ना, बहुत लंबी चैप्टर है और कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेरी एक पर्सनल सजेशन कहें या गुजारिश कहें आपसे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना। उससे क्या होगा कि कम से कम ये आप आइडिया लगा पाओगे कि पिछले एग्जाम में जो जीएस बेस्ड हैं कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। तब ना एक रफ आइडिया लगेगा कि आगे की जो रणनीति होगी वो आपकी क्या होगी, कि कैसे हम इस चैप्टर पर काबू पा लें, कैसे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से हम कवर करें। तो लाइट में एक चैप्टर आता है मिरर, जो हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, गोलीय दर्पण की बात करें, इसी से हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निकल जाएगा। द स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ स्पेस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर सरफेस। कहता क्या है कि गोलीय दर्पण एक दर्पण है जिसमें एक गोलाकार दर्पण सतह से कटे हुए टुकड़े का आकार होता है। दो प्रकार के होंगे, अवतल और उत्तल। आपके एग्जाम में गोलीय दर्पण का डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, ना ही पूछा है। तो सर ये लायक क्यों फिर आप कहोगे? इसलिए क्योंकि गोलीय दर्पण को समझने के लिए हमें आगे जाना होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के साथ। क्योंकि बेसिकली एग्जाम में पूछा क्या जाता है, अवतल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण का यूज। यानी अगर आप सोचो हम 4 व्हीलर से हैं, 2 व्हीलर या जो साइड मिरर है उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? कनकेव, कॉन्वेक्स, अवतल, उत्तल। सोचिए कौन सा दर्पण होगा। चलिए देखें। तो सर ये कर्व मिरर था, यानी गोलीय दर्पण। अब कनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें, अंतर क्या है कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कॉन्केव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर की से निकल कर आए हैं, यानी काट कर बनाते हैं हम इसे। ठीक है, आइए देखते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि सर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आमतौर पर वास्तविक होता है लेकिन उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज जनरली रियल एंड इनवर्टेड। वास्तविक होगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो इससे ही निकल कर आता है क्या? और उत्तल दर्पण द्वारा की बात करें, ये तो अवतल था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। अब बताइए, छोटा होगा ये, तो क्या हम इसे यूज करेंगे कभी भी? आप जाते हो सेविंग कराने के लिए, जाते हैं शीशा में, वहां क्या यूज होता है? अवतल दर्पण होता है। क्यों? वहां पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा दिखेगा, छोटा नहीं। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा? सीधा होगा और छोटा होगा। तो सर छोटा दिखेगा तो सेविंग कराते समय थोड़ा कटने फटने का डर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूजेज देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो अभी कुछ देर पहले कहा, देखिए तो अब देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग हम कहां कहां करते हैं? जैसा कि कुछ देर पहले कहा कि सर सेविंग दर्पण में, यानी सेविंग जब हम कराने जाते हैं तो वहां कौन से दर्पण का यूज होता है? क्या क्यों अवतल दर्पण करेंगे? क्योंकि वहां पर जो हमारी आकृति है, प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बड़ा दिखता है। तो याद रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां करेंगे? सेविंग दर्पण के रूप में, एक वाहन के हेडलाइट्स के रूप में, साइड मिरर नहीं,
वाहन की हेडलाइट्स के रूप में। अगर पता है इसे हम यूज करेंगे साइड मिरर के रूप में तो बड़ा दिखेगा तो लगेगा हमारा नजदीक है, जबरदस्त हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट कर जाएंगे, तेज भगाएंगे ना, अच्छा मेरे पीछे आ रहा है जल्दी से आगे गाड़ी बढ़ाओ, सामने वाले को ठोक देंगे। अरे बस समझ में, यानी इसलिए साइड मिरर के रूप में इसका यूज नहीं होता है। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इसका यूज क्यों नहीं करते हैं। वाहन का जो हेडलाइट होगा उसमें यूज होगा, सर्च लाइट ढूंढते हैं किसी को, और ऑप्थेल्मोस्कोप की बात करें, नेत्र गोलक में जो डॉक्टर चेक करता है ना, आंख, कान, नाक जांच करना, अवतल दर्पण का उपयोग, और फिर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग। अभी कुछ देर पहले कहा कि उत्तल दर्पण व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल और वाहनों में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा दिखता है और छोटा दिखता है, आकृति इसमें सीधा और छोटा दिखेगा, इसलिए अगर उल्टा दिखेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा सर। तो याद रहे कि उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि ये आकृति सीधा और छोटा दिखाई पड़ता है। फिर सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप के रूप में यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप। ठीक है, अब देखिए लेंस। तो ये जो चैप्टर है लाइट से, हमने लाइट का अलग अलग प्रकार देखा, यानी प्रकार इन द सेंस कहें कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर हमने मिरर देखा। अब देखते हैं लेंस। तो लेंस क्या है? द लेंस इन द ऑप्टिक्स इन द प्लेस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फोकसिंग रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या क्या समझना, डेफिनेशन क्या है? प्रकाशिकी में लेंस कांच का होगा या अन्य पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होगा, तभी तो रेज जाएगा, जिसका उपयोग वस्तु से प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करने में केंद्रित करके किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लेंस लगाए हुए हैं ना, अवतल या उत्तल जो भी हो, तो क्या कहा, एक टुकड़ा है पारदर्शी दिख रहा है, जिसका उपयोग वस्तु से प्रकाश की किरणों को केंद्रित किया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, हमारे रेटिना पे दिखाई पड़ गया। जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हम एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अरे बात समझ में। लेंस दो प्रकार के होंगे, लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अब सोच रहे हो सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो यूजेज है यही तो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कॉनकेव लेंस और कनकेव लेंस का यूज देखेंगे जब हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र में कौन कौन से डिजीज हैं, उसका उपचार, आखिर मायोपिया की बात करें या हाइप्रोपिया की बात करें, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, क्यों ऐसा होता है, उन सब की चर्चा करेंगे ह्यूमन आई में, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक देखा हमने मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, लेंस देखा, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब देखिए निकल कर आता है प्रिज्म। सर प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेसेस एंड इंक्लाइंड एट सम एंगल्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप। एक चीज समझना, लोग सोचते हैं कि सर प्रिज्म यानी हमारे माइंड में आता है त्रिकोणीय आकार। कोई जरूरी नहीं है कि त्रिकोणीय ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कि प्रिज्म का साइज, आकार, शेप कहें ट्रायंगुलर ही होगा। तो प्रिज्म क्या है? एक समान पारदर्शी अपवर्तक माध्यम है जो समतल सतहों से घिरा होता है, आप देख रहे हो, और कुछ कोणों पर झुका होता है। ट्रायंगुलर मान ले 60 डिग्री, जो त्रिकोणीय आकार का होगा। लेकिन मैंने कहा है यह कोई जरूरी नहीं है कि त्रिकोणीय आकार ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रिज्म से क्वेश्चन क्या बनेगा। सर ये तो डेफिनेशन है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण,
जब प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। When white light is passed through the prism, then it divides into 7 colors. जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, यानी जो रंगों का समूह है, 7 रंग, विब्जियोर, उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। तो क्यों ना इसे हम फिगर के जरिए देख लें, पिक के जरिए देख लें और क्लियर होगा। चलिए समझाएंगे। पिक भी देखेंगे। द लाइट विथ अ हाई वेवलेंथ, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश, लाल रंग, तभी तो दिखता है। यानी किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा। तभी देख रहे हैं जितने भी सिग्नल वाले होते हैं रात में बड़े बड़े टावर पे लाल रंग लगा होता है। क्यों? ताकि जितने भी प्लेन हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो टकरा ना जाए, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो डेविएशन इसका लेस होगा, विचलन कम होगा। और वायलेट की बात करें तो उसका वेवलेंथ कम होगा लेकिन विचलन अधिक होगा। दीज आर द 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी VIBGYOR, विब्जियोर। कैसे याद रखें? विब्जियोर, यानी जिनका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो पहले है, जिनका वेवलेंथ कम होगा वो पहले है, जिनका वेवलेंथ ज्यादा है वो बाद में होगा। क्यों? विचलन कम होगा, डेविएशन कम होगा इसका। ठीक है, देखिए हम मैप के जरिए भी देख लें। क्या कहा कि एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। उसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निकाल लीजिए विब्जियोर, विब्जियोर। ठीक है, अरे बात समझ में, डिफरेंस समझ गए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है कि एक श्वेत प्रकाश को किसी भी ट्रायंगुलर प्रिज्म या किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में जो डिवाइड होगा उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सर मैंने देखा कई सारे एग्जाम में इसका वेवलेंथ पूछा गया है एंगस्ट्रॉम में। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, अगर नैनोमीटर की बात करें या एंगस्ट्रॉम की बात करें, जिसमें भी आए आपको समझना पड़ेगा। देखो है क्या, सबसे ज्यादा रेड का ही तो पता है। देखिए सर, वेवलेंथ मैक्सिमम मिनिमम 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 के बीच होता है, यह वैरी करता है। 3900 से लेकर 40, 60 वायलेट यानी बैंगनी। नैनोमीटर में क्या होगा, 1 जीरो कम होता चला गया है। इंडिगो 4460 से 4640, 1 जीरो कम होता चला गया है। तो यानी ये हमारा मिनिमम रेंज है और ये हमारा मैक्सिमम रेंज है। तो हो सकता है आप एग्जाम में पूछे कि येलो का वेवलेंथ रेंज कितना होगा। येलो का वेवलेंथ रेंज कितना होगा, 5780 टू 5920 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा ना, ये समझना होगा, रिवीजन करना होगा। एक बार आप माइंड सेट कर लो, 3900 मिनिमम हो गया, 7800 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाए रेनबो। दिस इज द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। एक एग्जाम में आता है कि सर रेनबो में क्या काम करता है, किसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, या TIR होगा, या डिस्पर्सन होगा। अब तक हमने जितना भी डेफिनेशन देखा, याद होगा पिछला वीडियो देखिएगा आप, प्रकाश का परावर्तन भी देख चुके हैं, अपवर्तन भी देख चुके हैं, पुनः आंतरिक परावर्तन भी देख चुके हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं क्लियर होगा आप फिर से वीडियो को रिमाइंड करिएगा, एक बार देखिएगा रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और TIR क्या है। तब
अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इंद्रधनुष में क्वेश्चन क्या आएगा, इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन 1 प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 पुनः आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन 4 वन विक्षेपण। इसके बाद ऑप्शन देखिए ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी। यानी ये पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के बनेंगे। तब हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी होंगे फंक्शन सब इंद्रधनुष में लागू होंगे। ठीक है, देखिए अब आ जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू सच अ मीडियम, मीडियम यानी कहा था रेयर और डेंस, डेंस यानी जो घना है जिसमें गैसों की मात्रा ज्यादा होगी, रेयर यानी जो विरल माध्यम है। तो कहा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, when the light passes through such a medium which contains very subtle particles of dust and other substances, then the light is transmitted in all directions, which is called the scattering of light. जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एग्जाम्पल, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, नीला दिखाई पड़ना रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो एग्जाम में क्या आएगा, बस किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये देखिए प्रकीर्णन में क्या होगा, नीला क्यों दिखाई पड़ेगा, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, द रेड कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट, इसलिए पहले कहा यही कारण है कि खतरे की रोशनी लाल रंग की होती है। एंड द वायलेट कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। आप ग्लास प्रिज्म में भी देख सकते हैं कि डिस्पर्सन के कारण डिफिनेशन हो गया, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखें तो रेड कलर एकदम दूर से चमकता है, वायलेट कलर दिखाई नहीं पड़ता है। अब देख रहे हैं पेन भी जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, रेड कलर है। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, इस कारण से हमें आसानी से विजिबल हो जाता है, दिखाई पड़ता है। अब एग्जाम्पल देख लें जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। अभी क्या कहा, स्काई एपियर ब्लू, आकाश नीला दिखाई देना। रेडनेस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा, सूर्योदय होता नहीं है लेकिन फिर भी हल्की हल्की लालिमा दिखाई पड़ती है, सूर्यास्त हो जाने के बावजूद भी हल्की हल्की लालिमा दिखाई पड़ती है। रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आप एग्जाम हॉल में याद रखिएगा, यही सब आपके एग्जाम में जो बेसिकली पूछे जाते हैं चैप्टर से। ठीक है, और क्या आएगा, बादल सफेद दिखाई देना, आकाश नहीं बादल सफेद दिखाई देना। एक क्वेश्चन आता है ना कि बाह्य अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, काला। क्यों, क्योंकि सर वहां वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश बिखे, मीडियम चाहिए ना, प्रकाश को फैलने के लिए मीडियम चाहिए, वहां मीडियम है ही नहीं, ना रेयर है ना डेंस है। तो कह सकते हैं कि आउटर स्पेस द स्काई appears black and the sun appears white as there is no atmosphere, thus no particles to scatter light. बाह्य अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है और सूर्य सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि कोई वायुमंडल नहीं है और इस प्रकार प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई कण नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लेकर स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन कहें, जिससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यकीनन इस चैप्टर से आपके आने वाले पेपर में, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी रेलवे आई गई है या एसएससी हो, सर काफ़ी फ्रूटफुल होंगे सेशन आपके लिए। तो जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब देखेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।